हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कहाँ तक, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, मेमोरी ग्लैंड तक। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, उसके बाद फॉलिकल का डेवलपमेंट। ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, नाम में आंसर है। जो गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अगर वो मेल में हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में हो रहा है तो oogenesis। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल में हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में हो रहा है तो oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है वो देख लेते हैं। नाम जैसे स्पर्मेटो मींस स्पर्म, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्टार्ट कब होता है? ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, 13 से 14 साल की एज में स्टार्ट होता है। 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन, 3 फेजेस। ये है पूरा oogenesis का प्रोसेस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जर्म सेल से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? जर्म सेल। अब जर्म सेल कहाँ पे होता है? अगर आपको टेस्टिस याद हो तो टेस्टिस में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक सर्टोली सेल था, एक जर्म सेल था, तो वही जर्म सेल वो है। जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन होता रहता है, बहुत सेल का फॉर्मेशन होता रहता है, और वो जिस सेल का फॉर्मेशन कर रहा है उस सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। अभी सबकी प्लॉइडी क्या है? 2n है, डिप्लॉइड सब, क्योंकि अभी मेयोसिस कहीं नहीं हुआ है। अब क्या होगा? किसी एक सेल का यहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा उसमें, और साइज बड़ा हो जाएगा। अब इसका नाम चेंज हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस फर्स्ट होगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन होगा। अब इसमें क्या होगा? मेयोसिस सेकेंड, क्योंकि जो मेयोसिस होता है कंप्लीट मेयोसिस 2 स्टेप में होता है, मेयोसिस फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तभी तो 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो 4 सेल बन के रेडी हुआ है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड के बाद कोई मेयोसिस नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा? कन्वर्जन होगा। किसमें? यहाँ पर डायरेक्ट स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है या कन्वर्जन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। और हाँ, तो ये अगर हम ये क्रोमोसोम की बात, सॉरी, एक सेल में, डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं मेल के? 44 प्लस XY, यानी 44, 45, 46 इतने होते हैं। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो एक X वाला इधर चला जाएगा, एक Y वाला उधर चला जाएगा, इस तरीके से कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 22 प्लस X हाफ हो गया, 22 प्लस Y हाफ इधर चला गया। अब ये इससे जो सेल बनेगा, दोनों में क्या होगा? X वाला क्रोमोसोम होगा। 22 प्लस X, 22 प्लस X, और इसके पास क्या होगा? 22 प्लस Y, 22 प्लस Y। तो दो सेल, 2 स्पर्म ऐसे बनते हैं जिसके पास Y वाला है, और 2 सेल ऐसे बनते हैं जिसके पास X वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्पर्म है उसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है कुछ स्पर्म। पूरे स्पर्म, जो पूरा स्पर्म है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस तो होगा ही। ये पूरा बन गया स्पर्म। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ये वाला पार्ट क्या है? हेड है, ये नेक है, ये मिडिल पीस,
और ये पूरा क्या है, टेल है, टेल। ये जो पूरा मेम्ब्रेन कवर्ड है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये टेल है। टेल किस में हेल्प करता है, ये मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, मोटालिटी के लिए, हेल्प्स इन मूवमेंट। ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है कैप लाइक बनाया है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, ये न्यूक्लियस। एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज, जो कि ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। और अच्छा, इसके मिडिल पीस में मेन तो यही है। ठीक है, इसका जो मिडिल पीस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए। ठीक है, अब ये टेल तो हेल्प कर रहा है ना, इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो ये देगा। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये स्पर्म है, इसका डायग्राम। अब oogenesis पूरा कंप्लीट हो गया, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं oogenesis पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये oogenesis है। सेम वही डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, और ये स्टार्ट कब होता है, वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे। ये स्टार्ट होता है स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन फीमेल। ठीक है, फीमेल में स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होता है। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, फॉर्मेशन ऑफ formation of ovum, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte, is called oogenesis। इसके भी जैसे उसके 3 स्टेज थे, उसके भी इसके भी है। पहला है मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज, और है मैचुरेशन। ठीक है, ये 3 फेज होंगे। उसमें जर्म सेल से फॉर्मेशन, ये सब पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी क्या होगा, जर्म सेल आएगा, वहां से फॉर्मेशन होगा इसका, ओवम का या सेकेंडरी oocyte का। ये क्या है, जर्म सेल। ठीक है, प्लॉइडी 2n ही रहेगी। डिप्लॉइड। ठीक है, अब उसमें जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बनते जा रहे हैं।
अब ये जो सेल बनकर रेडी हुआ है इसका नाम है oogonia। ठीक है, ये oogonia है, प्लॉइडी वही सेम डिप्लॉइड। अब जैसे उसमें ग्रोथ हो रहा था उसमें भी एक सेल आया, यहाँ ग्रोथ हुआ। अब इसका नाम क्या है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। ये है मल्टीप्लिकेशन। ये था ग्रोथ। अब क्या होगा इसमें, मियोसिस, पहली बात तो मियोसिस तुरंत होगा नहीं। ठीक है, मियोसिस स्टॉप कह सकते हैं, जो मियोसिस फर्स्ट है वो अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोइड स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, और वो कंप्लीट कब होता है बताते हैं पहले। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, अरेस्टिंग प्रोफेज फर्स्ट इन डिप्लोइड स्टेज। ठीक है, इस टाइम पे अरेस्ट रहता है। कंप्लीट कब होगा, जब ओवुलेशन होगा। ठीक है, टाइम ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, जब ओवुलेशन होगा तब ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो सेल बन के रेडी होगा, एक होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये छोटा वाला सेल है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब अगर स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है, अगर स्पर्म एंटर कर गया तब इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, नहीं तो ये सेकेंडरी oocyte ही क्या होगा, रिलीज होता है। इफ स्पर्म एंटर, अगर स्पर्म एंटर करेगा तब मियोसिस सेकेंड होता है, नहीं तो ये सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। अब मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, इसको इस पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, मियोसिस सेकेंड होगा कब, जब स्पर्म एंटर करेगा, और फिर सेल का फॉर्मेशन होगा। एक बड़ी सी सेल होगी, एक छोटी सी सेल, छोटी वाली सेल को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और ये वाला जो रेडी हुआ यही तो है ओवम, फीमेल गैमेट। ठीक है, ये ओवम बन के रेडी हो गया है, बस यही पूरा प्रोसेस। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है, बाकी सब मेल की तरह ही, स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही। और फिर से बताते हैं, oogonia था, oogonia से माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, oogonia एक फॉर्मेशन हो रहा है, oogonia में ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरी oocyte बन रहा है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है, लेकिन होने से पहले तो अरेस्ट होता है। ठीक है, और ये अरेस्ट होता रहता है, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोइड स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। कंप्लीट कब होगा, जब ओवुलेशन होगा, उस टाइम पे कंप्लीट होता है। और क्या बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि ये जितने भी पोलर बॉडी बन रहे हैं आगे जाकर डीजेनरेट कर जाएंगे। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte में अगर स्पर्म एंटर किया तब मियोसिस सेकेंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, यही वाला रिलीज होता है। अब जब मियोसिस सेकेंड होगा तो एक ओवम का फॉर्मेशन होगा, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ तक कंप्लीट। और हम देखेंगे ये जो ओवम हो रहा है, ओवम रिलीज कैसे होता है वो भी देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग डाल देंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट।
सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं, ये मान सकते हैं ओवरी है, गायब भी होगी, ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी में क्या होगा, बहुत सारे oocytes होंगे, ओवरी में oocytes होगा। अब ये जो oocytes हम बाहर निकाल के दिखाते हैं, मान लेते हैं ये oocytes है। अगर oocyte में ग्रेन्युलोसा की सेल्स आ जाती है, ठीक है, इसके बाहर क्या हो, ग्रेन्युलोसा की सेल्स आ गई, अब इसका नाम चेंज होगा, अब इसे हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी, अच्छा ये सेल क्या है, सेल का नाम लिखते हैं ग्रेन्युलोसा, ठीक है, ग्रेन्युलोसा की सेल आई, अब इसका नाम चेंज हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब ग्रेन्युलोसा तो था ही, ये कलर चेंज कर देते हैं, ठीक, कलर चेंज रहेगा पता नहीं चलेगा। तो और एक और कलर लेते हैं, यहाँ पर ये जो पिंक वाली लेयर आई है इसको बोलते हैं थीका। इसमें ग्रेन्युलोसा का ना, ग्रेन्युलोसा आया, नाम चेंज हो गया प्राइमरी फॉलिकल। इसमें उसके ऊपर एक और थीका की लेयर आई, अब इसका नाम क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो थीका है वो डिवाइड हो जाएगा दो लेयर में, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। सेम सब कुछ वैसे बनाते हैं। ये था oocyte, इसके ऊपर एक और लेयर आ चुका है, उसके ऊपर, हाँ, अब ये जो लेयर है पिंक वाला है, थीका, दो लेयर में डिवाइड होगा, और साथ ही कुछ ऐसा भी होगा। इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी आएगी जिसका नाम एंट्रम है, ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऐसा, ठीक है, और इसका नाम क्या है, एंट्रम। और ये थीका क्लियर, तो एक ये है थीका इंटरना, अंदर है तो इंटरना, और ये बाहर है तो थीका एक्सटर्ना, ये समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, और कलर इसीलिए चेंज करें ताकि समझ में आए। ये जो कैविटी आई है इसको बोलते हैं एंट्रम, इसमें फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ है इसको हम लोग कहते हैं टर्शरी। अच्छा एक सेकेंड और, इसी में एक लेयर भी आ गई जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, ठीक है, इसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा जो होता है ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, कई बार पूछा गया है नीट में, नॉन सेलुलर, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा, अच्छा ठीक, टर्शरी फॉलिकल। अब क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल से फिर से यहाँ ग्राफियन फॉलिकल बनेगा एक ऐसा, ये वाली लेयर थी, ये जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा के अलावा एक और लेयर आता है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा, इसको ऐसे बनाया था कोरोना रेडिएटा। अब ग्रेन्युलोसा उसके आगे बना देते, कोई दिक्कत नहीं है, ये है ग्रेन्युलोसा। जो ब्लू वाला है वो जोना पेलुसिडा है, और जो हल्का ब्राउनिश है उसको हम क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा, और उसके बाहर तो ग्रेन्युलोसा है। अब ग्रेन्युलोसा आ गया है, ये जो एंट्रम है वो थोड़ा सा और इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और थीका एक्सटर्ना इंटरना तो ऐसे ही, ये रहा थीका एक्सटर्ना, और बहुत सारे ऐसे, ठीक है, ये अब ये बन के रेडी हो गया है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, एंड्रम का साइज इंक्रीज हो गया, और एक और बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक लेयर कोरोना रेडिएटा की आई है और इस एंड्रम का साइज बड़ा हो गया बस,
और कुछ नहीं। इसका नाम लिख देते हैं। ये क्या है? अरे ये है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, एकदम एक एक चीज एक्सप्लेन करें, कौन सी लेयर आ रही, कब का आ रही है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, कोरोना रेडिएटा। अब इसमें से ओवम जो मेन ओवम है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब डायग्राम ठीक कुछ इस तरीके से बना सकते हैं समझने के लिए। ये कुछ ये ठीक, ये ब्लू वाली लेयर है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर है कोरोना रेडिएटा। ये ओवम बाहर निकल गया है। अब इसका भी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो कैविटी है ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, बस इसको बस इसमें से हम ओवम को बाहर निकाल दिए। ठीक है, बाकी सब उधर ही रहेगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये ओवम रिलीज हो गया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। जो मैंने यहाँ ओवम बनाया है ये वही है, यहाँ पर ओवम आके बन चुका है। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने लिख दिया है, सब स्टेप ध्यान में देना है। यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, ऐसे और पूरा एरो आते थे, यहाँ से ओवम रिलीज हो गया है, इस ओवुलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। हाँ ठीक है, अब ये जो ओवम रिलीज हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। आगे बताते हैं, जगह ही नहीं है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, उसको कहते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी को हम लोग कहते हैं येलो बॉडी। ठीक है, ये करता क्या है? ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक, एंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, 2 क्या 3, एक oogenesis, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक हो ही गया है, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये ज्यादा कुछ होता नहीं, थोड़ा समझने में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। कह सकते हैं बस सिंपल सा बात है कि एक एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होता है जो कि 28 दिन में रिपीट होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ साइक्लिक चेंज इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम एंड रिपीट्स इज 28 days. It is a
cyclic change in the wall of endometrium and its repeat in 28 days, 28 या 30 days कह सकते हैं, 38 बी। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, 12 से 13 साल की एज में स्टार्ट होता है। और अगर ये जो एंडोमेट्रियम में साइकिल चेंज हो रहा है, अगर प्राइमेट में हो रहा है, ठीक है, अगर जो प्राइमेट एनिमल्स है या नॉन प्राइमेट है, नॉन प्राइमेट जैसे डोंकी कह सकते हैं, डोंकी हो गया, ठीक है, ये सब नॉन प्राइमेट रहते हैं। जैसे एप्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन हो गए, ये सब प्राइमेट में आते हैं। तो अगर प्राइमेट में हो रहा है तब उससे हम लोग कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर नॉन प्राइमेट में हो रहा है तब उससे हम लोग कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। साइकिल चेंज, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस आगे लिख लेते हैं। ठीक है, 4 फेजेस होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर, ऊपर दिखाई तो दे रहा है, एक सेकंड, फॉलिकुलर, ठीक है, फॉलिकुलर फेज। उसके बाद आता है ओवुलेटरी फेज, और लास्ट में आता है ल्यूटियर, ठीक है। ये 4 फेज। सॉरी बच्चों, सर हमें काम के लिए बुला लिए। एक यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से। एक ही बार में सारा जो क्या कहते हैं सारे फेजेस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले जो मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो ये 3 से 5 दिन तक हो सकता है, ठीक है, कम से कम 3 दिन और ज्यादा से 5-6 दिन होता है, एक से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होती है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है क्या होती है, ब्रेक, ब्रेक। और इसमें क्या होता है, पूरे फेज में, ठीक है, 20 से 40 ml ब्लड का लॉस होता है, ml ब्लड, ठीक है, लॉस, मतलब एक दिन में नहीं, पूरी जब तक ये मेंस्ट्रुअल फेज है तब तक पूरी। और उसके बाद होता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, यहाँ तक इसे काम करता है। फॉलिकुलर फेज में नाम मिल रहा है फॉलिकुलर, जितने भी फॉलिकल मैंने बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल, उसका क्या होगा, जितने फॉलिकल सब इस फेज में उसका ग्रोथ होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा ये कितने दिन का होता है, 6 से लेकर कह सकते हैं 13th डे, 13वें दिन तक। और इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट होगा। और इसी फेज में जब ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाएगा तो एंटेरियर पिट्यूटरी से
एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है GnRH, ठीक है, सॉरी GN गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। इस हार्मोन का काम क्या है, मतलब अच्छा गोनाडोट्रोपिन, इसमें क्या होता है LH और FSH होता है। इस FSH का काम है इस ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कराना, ठीक है, इसका काम है, ये वर्क करेगा, ये इसको बोलेगा कि तुम सिक्रेट करो एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन सिक्रेट करवा दिया। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, यहाँ पर एस्ट्रोजन का काम होता है जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है उसको मेंटेन करना। तो अब बहुत लोगों को डाउट होगा, अभी तो मैंने यहाँ प्रोजेस्टेरॉन बताया था, कहाँ गया, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन बताया था, लेकिन ये ओवुलेशन के बाद का है, हम जो बताए हैं वो ये जो है ओवुलेशन के पहले भी तो एंडोमेट्रियम के वॉल को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तो वो ये करता है, ठीक है, मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी मेंटेन करता है, ऐसे करते हैं, ये स्टेज में आ रहा है एंडोमेट्रियम थिकनेस मेंटेन। अब ये LH है, इसका काम क्या है, ये ओवुलेशन कराएगा, ठीक है, LH का काम है ओवुलेशन कराएगा ओवुलेटरी फेज में, और ये 14th डे होता है, उसी दिन होता है, मतलब एक एवरेज होता है, जनरली 14th डे होता है, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 14 डे होता है, इसमें क्या होता है ओवुलेशन अकर्स, ओवम रिलीज होगा। इसमें क्या होता है, जो LH होता है वो पीक पे होता है एकदम, ग्राफ अगर आप एनसीईआरटी की देखें तो वहां पीक पे बना हुआ है, उसको एक नाम दिया है LH सर्ज, LH सर्ज, ठीक है। इसमें बस ये होता है कि ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन होता है और इसमें LH हेल्प करता है, LH ओवुलेशन कराता है, ठीक। अब ओवुलेशन हो चुका है, अब क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है, इसमें क्या होगा, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म, आधा तो मैंने उधर ही बता ही दिया। अब ये क्या करेगा, ये सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, अब प्रोजेस्टेरॉन का मैंने काम बता ही दिया, मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये ओवुलेशन के पहले ये मेंटेन करेगा, ओवुलेशन के बाद वो मेंटेन करेगा। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो एस्ट्रोजन बढ़ते जा रहा है ओवुलेशन से पहले, लेकिन उसके बाद डाउन, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लग रहा है, ठीक है, ये है पूरा सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा ये कितने दिन का होता है, ये 15 से लेकर 28, ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होगी, फिर से ये वाला फेज ब्लीडिंग होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर ओवुलेशन होगा, फिर यही चीज चलते रहेगा, ये रिपीट होगा 28 डेज में, ठीक है, आ समझ में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारा जो हैंड रिटन नोट्स है पूरा आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, आईमेड फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।